अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जो हमारे क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि हमने लास्ट में अपना 4th चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और आज हम अपने 4th चैप्टर का 2nd लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर था हमारा, उसका नाम था द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कौन से प्रोसेस को जो डील करता है? रेस्पिरेशन को, जिस्म के अंदर सांस लेने के अमल को। हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये आपके पास कंसिस्ट करता है 2 स्टेप्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ ब्रीथिंग एंड द सेकंड वन इज़ रेस्पिरेशन। लास्ट में हमने बात की थी आपके पास कि जो सिस्टम है ये कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो हमने कहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है या जो मेमल्स हैं या जो आपके पास एडवांस ऑर्गेनाइज्म है जिनके अंदर प्रॉपर सिस्टम मौजूद है सांस लेने का, तो उनकी बॉडी में आपके पास ये सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स थे कि एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है, देन नॉस्ट्रिल के बाद जो है वो फेरिंग्स है, देन लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया है और देन लंग्स है। लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, देन अल्वियोली है। तो ये कुछ आपके पास पार्ट्स हैं बॉडी के जिस पे ये सिस्टम जो है वो पूरा डिपेंड करता है। आज हम बात करने वाले रेस्पिरेशन के पहले स्टेप ब्रीथिंग की, कि जो सांस लेने का अमल है इसका पहला स्टेप ये है ब्रीथिंग। सही। ब्रीथिंग में हम आपको किसी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करते, किसी सेलुलर एक्टिविटी की बात नहीं करते, जस्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, कि हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर आना। इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग का प्रोसेस। सही है कि आप जो है सांस अंदर ले रहे हैं और सांस को जब बाहर निकाल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के भी 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? तो एक तो हमें याद रखना है कि लंग्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपके पास लंग्स जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो ये लंग्स हो गए या ये जो हार्ट है हमारा, ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक आज़ा होते हैं जिस्म के। तो इनकी हिफाजत के लिए आपके पास इनके गिर्द एक पसलियों का जाल बनाया गया है जिसे रिब्स केज कहा जाता है। इन लंग्स को और आपका जो हार्ट है उसको उस पसलियों के बने जाल में रखा गया है उनकी हिफाजत के लिए। तो एक तो रिब्स केज यहाँ पे इन्वॉल्व है, देन रिब्स केज के बाद जो पसलियाँ हैं उसके नीचे जो मसल्स मौजूद हैं उनको कहा जाता है डायाफ्राम। तो आपके पास ये 2 पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, रिब्स और डायाफ्राम। सही है। इस प्रोसेस के अंदर कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं ब्रीथिंग के अंदर? तो ब्रीथिंग में आपके पास रिब्स इन्वॉल्व होती हैं और डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है। सही। और इन दोनों ही पार्ट्स की मूवमेंट को देखते हुए जज किया जाता है कि इनहेलेशन में क्या चेंज आ रहा है और एक्सहेलेशन में क्या चेंज आ रहा है। जैसे अगर बात की जाए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो ये पसलियां हैं ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं और जो डायाफ्राम है नीचे वाला हिस्सा ये अंदर की तरफ जाता है। सही है। नहीं, जब हम ये देखिए फील कर सकते हैं, जब सांस अंदर जा रही है तो रोकना है उसको, तो क्या होगा कि रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और डायाफ्राम अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होता है इनहेलेशन में कि जो रिब्स होती हैं जब हवा अंदर जाती है, सांस अंदर जाती है, तो रिब्स जो है वो अपसाइड मूव करती हैं, जबकि जो डायाफ्राम होता है उसमें क्या चेंज आता है, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, उससे पड़ जाता है। और इसका उलट क्या होगा एक्सहेलेशन में, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो रिब्स भी वापस आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी और डायाफ्राम वापस से फिर एक्सपैंड हो जाता है। इसमें क्या होगा, रिब्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डाउन साइड या इन साइड जो है वो मूव करेंगी और डायाफ्राम एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये आपके पास फिजिकल ब्रीथिंग जो है फिजिकल रेस्पिरेशन होती है, यानी यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फिजिकली मूव कर रहे हैं। तो इन साइड और अपसाइड उनकी मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, वहाँ जो मसल्स मौजूद हैं। तो इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग के 2 स्टेप हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब सांस अंदर जाएगी तो इनहेलेशन हो जाएगी, ये इनहेल करेगी बॉडी ऑक्सीजन गैस को, नतीजे में रिब्स जो है वो अपसाइड मूव करेंगी और डायाफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वही हवा, जब वही सांस जब जिस्म से बाहर निकलेगी तो ये जो रिब्स होती हैं जगह पे आ जाएंगी इनसाइड और डायाफ्राम वापस जो है वो हो जाएगा एक्सपैंड। सही। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है,
फिजिकल स्टेप है रेस्पिरेशन का, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता। यहाँ सिर्फ हवा जो है वो अंदर जाती है बॉडी से और जो है वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि एक डिफरेंस मौजूद है एक चार्ट के अंदर बुक में 79 पेज नंबर के ऊपर कि किस तरह इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या फ़र्क है। तो मेन फ़र्क तो यही है कि उसमें सांस अंदर जा रही है, इसमें सांस बाहर आ रही है। सही है। दूसरा फ़र्क ये है कि रिब्स की मूवमेंट अलग डिफरेंट है, डायफ्राम की मूवमेंट डिफरेंट है, ऑक्सीजन गैस वहाँ पे इन्वॉल्व है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व है। सही है। तो ये कुछ फ़र्क है, आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। सही है। तो ये आपने बात याद रखनी है। देन अभी हम बात करेंगे कंपोजिशन के ऊपर कि जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो गैसेस के जो परसेंटेजेस हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ता है, किस मिकदार में हम किसी गैस को इनहेल कर रहे हो, किस मिकदार में उसे हम बॉडी से एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो एयर है वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सही है। एयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मौजूद हैं मुख्तलिफ मिकदार में। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर बात की जाए तो हवा के अंदर जो है वो कौन कौन सी होती हैं आपके पास, एक तो होती है ऑक्सीजन, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है नाइट्रोजन, और यहाँ पे H2 वाटर वेपर्स होते हैं, वेपर्स की शक्ल में होता है पानी, और जो है यहाँ पर और कुछ दूसरी अदर गैसेस भी होती हैं। सही। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो गैसेस हैं ये कितनी ज़्यादा एयर के अंदर है हवा में और कितनी ज़्यादा बॉडी में जो है वो इन्वॉल्व है। सही। तो अगर ऑक्सीजन गैस की बात की जाए तो ये एयर के अंदर 21% होती है ऑक्सीजन गैस। तो जाहिर है जब हम सांस लेंगे तो 21% की क्या करेगी बॉडी, इस गैस को इनहेल कर लेगी। जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो कम 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर जाती है और सिर्फ 16% जो है बॉडी बाहर रिलीज़ करती है ऑक्सीजन गैस को। बाकी कहाँ गई, बाकी बॉडी में कंज्यूम हो गई, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की जाए तो ये गैस जो है वो हवा में 0.03% होती है, लेकिन जब बॉडी रिलीज करती है तो सिर्फ 4% बॉडी रिलीज करती है। यानी ये गैस बॉडी में जाती कम है लेकिन रिलीज जो है ज़्यादा मिकदार में होती है। सही। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा के अंदर बहुत कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन जब बॉडी के अंदर वो बनती है, रिलीज करती है बॉडी बाहर, तो वो मिकदार 4% होती है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% होती है इनहेलेशन के दौरान, लेकिन जब बॉडी रिलीज करे तब भी वो 78% ही रहती है। नाइट्रोजन गैस के अंदर कोई चेंज नहीं आता। रीज़न, क्योंकि बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल ही नहीं होती। ये जैसी इनहेल होगी वैसी की वैसी बॉडी इसको एक्सहेल कर देगी, इसका बॉडी में कोई यूज़ ही नहीं है। सही है। तो यहाँ पे पढ़ने में कोई चेंज नहीं आया, 78% कॉमन रहा। वाटर वेपर्स की बात की जाए कि पानी के अंदर, हवा के अंदर पानी भी होता है वेपर्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास होता है वेरिएबल। ये डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से कि वो जगह कैसी है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से वाटर वेपर्स जो है वो देखे जाएंगे कि वहाँ वाटर वेपर ज़्यादा है या कम है। अगर हवा में बहुत ज़्यादा नमी है तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, नहीं है तो वाटर वेपर वहाँ पे नहीं होंगे, खुश्क हवा होगी। और अगर बात की जाए अदर गैसेस की तो वो होती है एयर के अंदर 1% और रिलीज भी होती है बॉडी से 1%, क्योंकि इनका ही बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता। तो बॉडी में ब्रीथिंग के दौरान सिर्फ दो ही गैस इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस एयर में ज़्यादा है और बॉडी में जो है बॉडी उसको कम रिलीज़ करती है बाहर, क्योंकि बॉडी में उसका यूज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में कम होती है, बॉडी ज़्यादा रिलीज़ करती है क्योंकि बॉडी में उसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी तमाम गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन या दूसरी जो अदर गैसेस हैं, उनको बॉडी के उन्हें बड़ा कोई रोल ही नहीं है, तो बॉडी उसको जो है वो कुछ छेड़ती भी नहीं है। जैसे ही वो अंदर आएंगी वैसे की वैसी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। तो ये कंपोजिशन है आपके पास एयर की, जो गैसेस हैं एयर की इतनी परसेंट होती हैं और बॉडी फिर इनको यूज़ करने के बाद इतनी परसेंट में एयर में वापस रिलीज़ करती है। सही। तो ये आपका टॉपिक जो था ब्रीथिंग का वो हमने यहाँ कंप्लीट किया कि ब्रीथिंग जो है आपके पास पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। ये जैसे फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आपके पास लंग्स और रिब्स केज और डायफ्राम इन्वॉल्व है, और इन्हीं मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो है आपके पास गैसेज जो है वो इनहेल और एक्सहेल की जाती हैं बॉडी में। ब्रीथिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो है रेस्पिरेशन। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। ये बात हम जानते हैं कि ये बॉडी में क्यों हो रहा है, ये बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा है। तो जो बॉडी में फूड मौजूद है पहले से, वहाँ पर ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगी, एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसके बाद जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी।
सही। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, ये होता है बॉडी के सेल्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। ये सेकंड स्टेप है। ब्रीथिंग के बाद अगला स्टेप क्या है रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है सेल्स के अंदर, ये होता है सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सही है, ताकि ये एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो और वह एनर्जी फिर बॉडी जो है वो डिफरेंट कामों में इस्तेमाल कर ले। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है, ये जो रिएक्शन है फूड का, उसको जो है डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर। सही है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनएरोबिक। तो पहले हम एरोबिक की बात करें। जितने भी जानदार जो मेमल्स हैं या ऐसे जानदार जो ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं बॉडी में सांस लेने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक। सही है, अगर बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है बॉडी में, जो फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से। फूड है बॉडी में, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और यहाँ पे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। इस नतीजे में एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार प्रोड्यूस होती है। सही है, और जिसे इस्तेमाल करती है पूरी बॉडी अपने जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जस्ट लाइक स्विमिंग में, आपके पास चलने में, आपके पास बोलने में, या कोई भी जो एक्टिविटी है बॉडी की, उसमें आपके पास बॉडी इस एनर्जी को इस्तेमाल करती है। ये नॉर्मली मेमल्स या जो बड़े ऑर्गेनाइजम है वो कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो अगली टाइप है वो कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पर जो है विदाउट ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन हो रही होती है। ये बॉडी में नॉर्मली ये कौन जानदार करते हैं, ये जानदार वो करते हैं जिनकी बॉडी बहुत सिंपल है या साइज़ में बहुत छोटे माइक्रोस्कोप में, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। तो ये कुछ अलजी वगैरह ऐसे हैं जो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। या ह्यूमन बॉडी में भी ये होती है कब, जब भी ह्यूमन बॉडी कोई हार्ड वर्क परफॉर्म करती है, एक्सरसाइज करती है, वेट लिफ्टिंग करती है, तो उस वक्त क्या होता है कि मसल्स को एनर्जी की नीड बहुत ज़्यादा होती है और जो खून है वो बहुत जल्दी से जो है वो बॉडी में मूव करता है तेज़ी से, ताकि हर एक पार्ट को, हर एक मसल को एनर्जी प्रोवाइड करे। और अगर वो नहीं भी कर पाता तो उस नतीजे में वहाँ पे कौन सा अमल होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ताकि एनर्जी अपने आप बने। सही है, ऑक्सीजन ब्लड के आने की ज़रूरत ना पड़े, ऑक्सीजन के आने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि इस नतीजे के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बन जाती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ जो एनर्जी बन रही है वो इंतहाई कम होती है। यानी इस जो एनर्जी आपको हासिल होगी एरोबिक रेस्पिरेशन से, उसका सिर्फ 5% मिलता है किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो एनर्जी यहाँ पे बहुत ही कम इस्तेमाल होती है और एनर्जी सिर्फ मसल्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे बहुत कम एनर्जी, तो ये जब मसल्स की जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, उसके लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। बाकी जो हमारे अदर जो काम है, बड़े काम, चलना फिरना, बोलना, जो मेहनत वाले काम है, उनके लिए जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को ही यूज़ किया जाता है। सही, जो फूड से एनर्जी बन रही है ग्लूकोज से। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो बॉडी में सिर्फ मसल्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, या जो दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजम है वो उसको जो है वो परफॉर्म करके उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। उनकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, उनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती बैक्टीरिया वगैरह को, तो वो जो है वो सिंगल सेल बॉडी, तो कम एनर्जी में जो है वो गुजारा कर लेते हैं। सही, तो बात बताने की ये है कि जो रेस्पिरेशन है ये आपके पास एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में बॉडी एनर्जी बनाएगी, तवानाई बनाएगी, और उसको फिर जो इस्तेमाल किया जाएगा बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में। सही, तो ये आपके पास आज हमने जो कवर किया, अपना टॉपिक वो कवर किया है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों तरह की। एंड 2 स्टेप थे हमारे पास जो है प्रोसेस के, कि पहला स्टेप ब्रीथिंग है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो रेस्पिरेशन है, जो सेल्स के अंदर हो रही है, उनको हमने आज कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपको समझना है, इसकी जो है एक समरी बना लेनी है, प्रॉपर इसको पढ़ लेना है, डिफरेंट की पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बुक में मौजूद है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट्स जो दिए गए हैं। बाकी अपना होमवर्क क्लास पर कंप्लीट कीजिएगा, आपने कहीं नहीं जाना। सही है, आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। अब बारी है आपके होमवर्क की।